नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आमिर खान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म नगर टीवी पर। प्यारे दर्शकों, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे जो वर्तमान विधायक हैं श्रीमान वाजिब अली जी, उन्हें जो आज जनता का इतना प्यार मिला है, लोकप्रियता जो उनकी है, आज वो जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके बड़े भाई इम्ताज़ जी का बहुत बड़ा रोल है। आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि वो आगामी चुनावों को किस तरीके से देखते हैं, उनकी जो चुनाव को लेकर आगामी चुनावों को लेकर रणनीति है वो क्या रहेगी और वो इस चुनाव को लेकर कितना सशक्त हैं इस बात को लेकर कि वो इस बार भी जनता का जो समर्थन है उसे हासिल करने में पर्याप्त तरीके से कैपेबल रहेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नगर टीवी का जो है के माध्यम के थ्रू जो है मैंने आपके काफ़ी रिपोर्टिंग देखी है, तो पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा जो इस तरह का जो है आप काम लोग करते हैं और कवरेज कर रहे हैं, स्पेशली जो है गांव-गांव जाकर शहर जा के और लोगों से पूछ रहे हैं और एक न्यूट्रल जो है न्यूज़ के लिए आप जाने जाते हैं जिसको आप दिखा रहे हैं जनता को, तो मैं उसका बधाई देना चाहूँगा। बहुत अच्छा। और आपने सवाल किया कि आगामी चुनाव को लेके आपको कैसा फील हो रहा है, तो देखिएगा कि कल नॉमिनेशन हुआ था जी। उस नॉमिनेशन में आपके माध्यम से और जो भी दूसरे चैनल्स थे वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कहीं हमने बेहतर किया है पिछली बार से और जनता ने बहुत प्यार दिया। जनता के जो है काफ़ी लोगों में उत्साह था और आपने ये भी देखा होगा कि ये नॉमिनेशन जो था ये किसी एक समुदाय का नहीं था। ये नॉमिनेशन छत्तीसगढ़ के जो 36 जो हमारी बिरादरियाँ होती हैं सब लोगों का एक नॉमिनेशन था, क्योंकि वाजिब जो हैं उन्होंने काम किए हैं, तो लोग जो आए थे वो काम के लिए आए थे। भाई ये जो काम किए हैं और भी फ्यूचर में काम हो और कामों को जो है अब ये रिवॉर्ड उन्होंने के तौर पे जो है हम देखा। जी, हम इस अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि चूँकि सभी हम जानते हैं कि आप एक छोटे से गांव से निकलकर, एक छोटे से परिवार से निकलकर ऑस्ट्रेलिया में जाकर आपने बहुत अपने आप में बहुत ख्याति अर्जित की है। तो हम जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या कारोबार है, आप वहाँ किस रूप में जाने जाते हैं, तो थोड़ा सा अगर हमें उसके बारे में जानकारी मिले हमारे दर्शकों तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिएगा कि ये अब जो है क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि जैसे मैं समझता हूँ कि आपको पता है मेरी जो पैदाइश है वो राम सिंह पुरपाल की है, पुरपाल के से कहते हैं, उसका पूरा नाम पुरपाल की है। तो वहाँ से वाजिब भी पैदाश उसी गांव से है, तो हम पालकी में पढ़े कक्षा 4 तक जो है। उसके बाद में फिर जो है कि यहाँ का एक अपना स्कूल है गांधी नगर जो सीगन स्कूल कहते हैं, वहाँ पे पढ़े पाँचवीं तक। उसके बाद फिर बड़े स्कूल गए यहाँ के सीकरी के, वहाँ से दिल्ली जामिया इस्लामिया गए, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए स्टूडेंट बनकर। तो वहाँ पे हम 2 टर्म जो है 2012 से लेके और 2016 तक, फिर 16 से लेकर 2020 तक वहाँ के पब्लिक के थ्रू जो वहाँ पे सर्व क्रिश्चियन बहुमूल्य देश है, वहाँ पे इंडियन के भी हैं और सारे देशों के लोग हैं। डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ पे काउंसलर बने और मैं वहाँ पे जब मैं काउंसलर था तो मैं वहाँ पे जो है कि बिजनेसेस का मेरा पोर्टफोलियो था, जैसे कि काउंसलर्स का होता है, और मैं हमारे अपने वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लस हमारा जो है कि लैंड सब डिवीजन जो लैंड डेवलपमेंट होते हैं, रियल इस्टेट कह सकते हैं, उनका जो है कि काफ़ी इस तरह पे हमारा वहाँ पर काम है। तो मैं जैसे कि कल वहाँ पे कह रहा था, अगर आपके पास गूगल हो आप गूगल करें तो आप डाल के देखिएगा कि आपको जो है नगर मेलबर्न डालेंगे आप तो आपको एक स्ट्रीट का नाम नज़र आएगा, उसका नाम है नगर स्ट्रीट। क्योंकि अब हम डेवलपर हैं तो हमें राइट होता है स्ट्रीट का नाम देने का, तो वो अच्छी बात है कि हमें नगर से मोहब्बत है, हमारी मातृभूमि है नगर तहसील जो है, तो हमें लगाव था नगर से, हमने उसका नाम रखा। ये कहीं ना बहुत बड़ी गौरव की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे नगर के नाम से एक स्ट्रीट का नाम आपने रखा है। जी। तो सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है, इन आगामी विधानसभा चुनाव में एक तरफ देखा जाए तो जो श्रीमान वाजिब जी हैं, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, वो विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो कुछ और पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पर्सनली क्या राय रखते हैं कि इस बार क्या विकास का मुद्दा हावी रहेगा, या जैसे पुराने चुनावों में हिंदुत्व का मुद्दा देखने को मिलता है वो हावी रहेगा? देखिए आमिर खान जी, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो कल का नॉमिनेशन जो था जी। वो इस बात का सबूत था और मोहब्बत लोगों ने दिखाई कि इस नगर तहसील के अंदर यहाँ पे काम का मुद्दा ही हावी रहेगा। जी। और जो सर्व जाति के लोग हैं, जो छत्तीस बिरादरी के लोग हैं, वो यहाँ पे काम को सपोर्ट करते हैं। और ये आप कर जाकर सर्वे भी कीजिएगा तो लोग ये कहते हैं कि वाजपेयी ने बहुत काम किया है। क्योंकि अगर वो इसीलिए कल आए नॉमिनेशन किस करने के लिए, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जो काम करने वाला होगा उसके साथ लोग नॉमिनेशन करने भी आएंगे और 25 तारीख उसको वोट देने भी आएंगे, बहुमतों से जिताएंगे। जी 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 सर, जैसे चूँकि आप बड़े भाई हैं तो कहीं ना कहीं आपका गाइडेंस भी हमेशा से रहा होगा उनके साथ और रहता होगा। तो यदि मैं आपको दर्शकों की तरफ से ये जानना चाहूँगा कि यदि जनता जनार्दन इस बार भी भारी बहुमत के साथ, भारी समर्थन के साथ एक बार पुनः वाजिब जी को सेवा का मौका देती है, तो ऐसे कौन कौन से काम आपकी प्राथमिकता में होंगे जो शायद इस बार नहीं हो पाए, इस टर्म में नहीं हो पाए, आप आगे करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जो है कि मैं सोचता हूँ कि यहाँ की जो भी पार्टियाँ लड़ रही हैं, हो सकता है उनका एक छोटे टर्म के लिए एजेंडा हो कि यहाँ पर इस तरह की बातें करें जिससे कि लोगों के दिल में जो है एक दूसरे के लिए मोहब्बत ना रहे और चुनाव का ध्रुवीकरण करा जा सके। लेकिन जो आम जनता है, हम रोड पे लोगों से वोट मांग रहे हैं, लोगों का भी फीडबैक भी मिल रहा है कि भाई हमें अपने नगर को हम जो है ना कि मिनी दिल्ली देखना चाहते हैं, एक अच्छा शहर देखना चाहते हैं। तो वह बात कीजिएगा कि बहुत सारे काम हैं जो अभी अधूरे रहे हैं और लोगों की फीडबैक मिल रही है, तो उन कामों को पूरा करना है। जैसे कि आप देखिएगा कि जहाँ पे जो कट अभी तक खुला है वो अप्रूवल जो हुआ है तो वो भी इनकम्प्लीट काम है। अच्छा, गुर्जा बाईपास की बात? जी, मैं बात कर रहा हूँ उसका। मैं इसलिए बार बार जिक्र करता हूँ कि वहाँ पर जो है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए वो एक आइडियल लोकेशन है। दिल्ली से बहुत इजी एक्सेस है उसका, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सारे नगर निवासियों को एक गर्व होना चाहिए कि हमारा क्षेत्र भी जो है वो एक फ्रीवे के साथ, एक और नेशनल हाईवे के साथ है। और अगर वहाँ से देखें तो जो है, मैं अभी आया था थोड़ी देर पहले, 1134-1135 किलोमीटर की जो है दूरी है बॉम्बे की। अगर मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ या मुझे जॉब के लिए जाना है तो मैं गाड़ी भी लेके जा सकता हूँ, और मुझ पर एयरपोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, मैं गाड़ी से भी जा सकता हूँ। तो मैं जो देखता हूँ इस एरिए को कि आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है हमारा विज़न ये है कि यहाँ पे होटल्स खुलें, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खुलें, यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ खुलें, और यहाँ पे जो है हमारे जो खुद देश में जो लघुपति लोग हैं उनको हम आमंत्रण दें और यहाँ पे आके वो अपना जो है इन्वेस्टमेंट करें। और जो यहाँ पे बेरोज़गारी जो एक है, वो हम मानते हैं इस बात को, वो ऐसे ही ख़त्म की जा सकती है। और जब यहाँ पे जॉब्स होंगी तो जाहिर है कि बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, अपनी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे अनुएजुकेशन बहुत ज़्यादा है, अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं इसी कारण जो अशिक्षित लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ भी मूव कर जाते हैं। तो अगर देखें हम, हमारी मेवात का नाम बार बार एक खास किस्म के अपराध के साथ जोड़ा जाता है, जिसे आम भाषा में OLX या टटलूबाजी कहा जाता है, जिससे कहीं ना कहीं सुनने में बड़ा ही ऐसा लगता है, अपमान सा महसूस होता है। यदि जनता जनार्दन फिर से हमें ये मौका दे तो आप लोगों की क्या पॉलिसी रहेगी कि इस अपराध पर किस तरीके से रोक लगाएगी? देखिए, अपराध को कोई भी आदमी, एक देश का अच्छा नागरिक, एक देश का अच्छा बाप, एक भाई, एक बहन, कोई भी होगा, कोई भी प्रमोट नहीं करता है। और हम तो कभी भी जो है यहाँ के MLA हैं और यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कोई प्रमोट नहीं करता है। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से लोगों का शुरू से जो है इसके लिए नेगेटिव रहा है। और बड़े शर्म की बात है कि जो लोग जो है इस एरिया के बारे में सोचते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि इन सब चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसका वही एक तरीका है कि यहाँ पे रोज़गार खुलें। जब रोज़गार खुलेंगे तो हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, जो यूथ है, उनके पास में समय होगा, उनके पास में टाइम होगा अच्छी पढ़ाई के लिए। यहाँ पर भी अच्छे स्कूल्स चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, मेडिकल्स जो है, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स खोलने हैं। तो रोज़गार जो है एक रोज़गार है, और अच्छाई जो है
वो जो है अपराध को अपने आप ख़त्म कर देती है। और इस तरह से हम सोचते हैं, जो लोग इसको बढ़ा चढ़ा के लोग बात करते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। जो है पिछली सरकारें जो थी उसमें भी ये एरिया अच्छा था, इस सरकार में भी एरिया अच्छा है, लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है। जी, एक खास मोटिव के तहत इसे बदनाम किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, वो क्योंकि एक जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है गुजर समाज के, मेव समाज के और जाट समाज के जो लोग हैं, वो एरिया पहले से ही पिछड़ा हुआ है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप अशिक्षित की बात करते हैं, ये तीनों ही बड़ी ही लड़ाकू, बड़ी ही होनहार, बड़ी अच्छी कौमें हैं। योद्धा कौमें किसी कौमें हैं, तो जाहिर है कि ये वंचित रही हैं अच्छी एजुकेशन से, यूनिवर्सिटी से। और चाहे किन्हीं की भी सरकार हो, पिछली सरकार हो, ये सरकार हो, सरकारों ने कोशिश की है, किसी ने बेहतर किया है, कोई बेहतर नहीं कर पाया। हम उन पे आंचल नहीं लगाएंगे, हम ये देखेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं। पास्ट जो अतीत है वो गुजर गया, हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा है। आगरा हमारे नज़दीक है, जयपुर हमारे नज़दीक है, दिल्ली नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है, जो नेशनल पार्टी है, उसने यहाँ पे हाईवे निकाला है, तो वो बधाई के पात्र हैं जो है। और इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टियां की है, अशोक गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और वो काम कर रहे हैं, मिलजुल कर काम किया जा रहा है। तो ये एरिया जो है जरूर बदलेगा। तो इसकी जो बदनामी लोग कर रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है ये सब करने का। यहाँ पे रोजगार भी आने वाला है और भी आएगा। अच्छा सर, एज ए मैं आपसे एक मतदाता, एक जागरूक मतदाता के रूप में यदि आपसे बात करूँ, तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस, जो पुराना रिकॉर्ड रहा है राजस्थान का कि एक बार कांग्रेस आई है, एक बार बीजेपी आई है, फिर कांग्रेस आई है, फिर बीजेपी आई है, तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस जो अपने विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, वादों को लेकर चुनाव लड़ रही है, तो क्या इस बार वो रिपीट कर पाएगी? देखिएगा कि जैसे कि आपने कहा, जो कांग्रेस की जो पॉलिसियाँ रही, वो पिछली सरकार से, पिछली सरकार में ये कांग्रेस थी, उससे इन्होंने सीखा है और उसको इम्प्रूव किया है। पिछली सरकार की जो अच्छी स्कीमें थी उनको इन्होंने लागू किया और भी उनको अच्छा बनाया। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब एक मैच खत्म हो जाता है, तो जब दूसरे मैच हम तैयारी करने जाते हैं तो उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट आता है। गहलोत साहब ने जो है बहुत अच्छे से इस राज्य का विकास किया है और ऐसी स्कीमें लेके आए हैं कि जो स्कीमें जो हैं, अब विपक्ष के पास जो है इतनी अच्छी कोई प्लानिंग नहीं है जो इन स्कीमों को ये कह पाए कि ये स्कीम अच्छी नहीं रही, इनका जनता को फ़ायदा नहीं हुआ है। और जो है आने वाले टाइम में ये जो अशोक गहलोत जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री, ये आने वाले टाइम में और अच्छी स्कीमें लेके आएंगे जिससे कि लाभ मिलेगा। और जनता को भी लाभ मिला है, डायरेक्टली लाभ मिला है। अब मैं आपको गिनाना नहीं चाहूँगा, बहुत सारी स्कीमें हैं। तो लोगों को यकीन हुआ है, उन्होंने जो करके दिखाया है उस पर, और अब जो वो कह रहे हैं, तो मेरी ख्याल से जो है उसका रिवॉर्ड जो है वो रिपीटेशन है। जो अच्छा काम किया है, अगर उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि अगर दूसरी सरकार आती है तो वो भी यही सोचेगी कि अब क्या फ़ायदा करने से, जब पिछली सरकार को अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिला। तो जनता जो है ये रिवॉर्ड दे रही है इसको रिपीट करने का। और ये विपक्ष को भी ये इससे खुश होना चाहिए कि कम से कम यहाँ पे जो है, जो काम के लिए लोग मांग रहे हैं, अगर जीतना है तो काम की बात करनी और अच्छे काम की बात करनी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, विपक्ष का होना भी जरूरी है। अच्छा सर, जैसे अभी हमने बात की कि योजनाओं की, कल्याणकारी जो वेलफेयर योजनाएं हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो फूड पैकेट्स योजना हो, या इंदिरा रसोई योजना हो, या और बहुत सारी योजनाएं जो उनके द्वारा चलाई गई हैं, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि वो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि राजस्थान जो है वो धीरे धीरे कर्जे में डूब रहा है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा नहीं है, देखो ये उनका एक अपना पक्ष है, वो इस तरह से सोचते हैं। उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो स्कीम्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं सोशल वर्क की, इनसे कितने भाई बहनों का फ़ायदा हो रहा है जी। तो जो वो कर्ज की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो आने वाली जो स्कीमें हैं और जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर में होने वाला है, तो उससे राजस्थान जो है एक लिवेबल स्टेट बन रहा है। जब राजस्थान की बात आती है तो लोग यहाँ पे कहते हैं क्या एक खूबसूरत राज्य है जहाँ पे विदेशी लोग भी पर्यटन के लिए आते हैं, और यहाँ के लोगों में देखा होगा दूसरे राज्यों के बराबर नहीं है। हम ये भी कहना चाहेंगे विपक्षी सरकार जो थी, उन्होंने भी इसके जो यहाँ राजस्थान के गौरव मान सम्मान है उसको बचा के रखा है, और ये सरकार ने भी उसको और बचा के रखा है। तो ये जो देश के जितने भी राज्य हैं उनसे सबसे अच्छा राज्य राजस्थान है, और गहलोत साहब इस बात को अच्छे से जानते हैं और वो इसको अच्छा और करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये उनका सोचना है, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी सर। हालांकि ये आपकी विचारधारा से, आपकी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, बस मैं एक जनरल बात आपसे कर रहा हूँ, एक जागरूक मतदाता होने के नाते, कि इस बार पहली बार ऐसा देखा गया है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, उसने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं, लेकिन उसने अभी तक अपना सीएम का फेस घोषित नहीं किया। तो कहीं ना कहीं क्या ये वसुंधरा जी को साइडलाइन करने की कोशिश है? क्या इसका खामियाजा उसे इस वर्तमान चुनाव में भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि एक जब हम मैच खेलने जाते हैं तो टीम तैयार करते हैं, उस टीम का कैप्टन होता है। तो जब कैप्टन होता है तो कॉन्फिडेंस होता है कि हम एक टीम एक अच्छा मैच खेलने जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो है उनके बारे में ना कह के मैं यही कहूँगा कि उनको ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत बहुत स्ट्रॉन्ग एक सीएम है, कैंडिडेट हैं, उनके मुकाबले में वो जो अभी कंफ्यूज हो गए, कैंडिडेट नहीं ले पा रहे हैं, तो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो मोदी जी को सामने रखा हुआ है। अब मैं ये कहता हूँ कि एक आदमी जो है कितनी दफ़ा हो सकता है? 8 बजे अगर आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली में हो सकते हैं, आप बॉम्बे में कैसे हो सकते हैं, आप हर राज्य में कैसे हो सकते हैं? तो लोगों को ये पता चल गया है कि ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है और टीम तैयार नहीं है, प्रिपरेशन नहीं हो पाया है। एग्ज़ाम करने जाते हैं तो आदमी कन्फ्यूजन रहता है, उसको पता होता है कि जिसको तैयारी करनी होती है वो पहले 6-7 महीने पहले तैयारी करके जाता है। तो मेरे ख्याल से जो है कि अशोक गहलोत साहब ने तैयारी की हुई है, कांग्रेस के लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया है, तो सरकार जो है इसीलिए यहाँ पर जो है ना कांग्रेस की रिपीट होगी। जी सर, जैसे हम अपने क्षेत्रीय मुद्दों की यदि हम बात करें तो क्षेत्रीय मुद्दों में अगर हम देखें तो एक पानी की बहुत बड़ी समस्या नगर जैसे कस्बे में देखने को मिल रही है। हालांकि चंबल योजना उसके लिए लागू की गई है, लेकिन वो अभी तक पूरी तरीके से सही तरीके से लागू नहीं हुई है। कहीं पानी पहुंचा है, कहीं पानी नहीं पहुंचा है। तो इसके लिए आगे के क्या प्लान? देखो, ये जो चंबल जैसे योजना है वो एक आपने अच्छा नाम लिया, और दूसरी योजनाएं हैं ये भी पूरी नहीं हो पाई है जिस तरह से होनी चाहिए थी। इनमें सुधार की बहुत गुंजाइश है, इन पर इम्प्रूवमेंट काम करना पड़ेगा। इसीलिए लोगों से गुजारिश है कि आपने अच्छे एमएलए को चुन के विधानसभा भेजा है, आप जो है इस बार फिर उनको बहुमतों से जिताएंगे तो आपकी हर आवाज़ को जो विधानसभा उठाया जाएगा। और खासतौर से पानी का जो मुद्दा है ये बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है, बहुत ही सीरियस मुद्दा है। इस पर पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। इतना अच्छा नहीं हो पाया, ना होना चाहिए था, लेकिन जो है अगर नीयत अच्छी होती तो काम हो जाता है। इतने सारे काम हुए, ये भी उसका एक इनकम्प्लीट काम है, उसको पूरा किया जाएगा आने वाले टाइम। सर, अंत में मैं आपसे एक सवाल ज़रूर जानना चाहूँगा कि हमारे जैसे और बहुत सारे युवा जो हैं उनका एक सपना होता है कि वो विदेश जाकर अच्छी इनकम कमा सकें, परिवार को सपोर्ट कर सकें और अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। ये हर किसी का सपना होगा, हर एक युवा का सपना है। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं, लेकिन फिर भी सपना होता है सभी का। तो चूँकि आप बहुत पहले गए हैं, आपने बच्चों के लिए दरवाजे खोले हैं, बहुत लोगों को वहाँ पर जाने में, सेटल करने में काफ़ी बड़ी भूमिका भी निभाई है। तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे जो हमको देख रहे हैं, अगर कोई युवा वर्ग का बच्चा बाहर जाना चाहे तो क्या प्रोसेस है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया हैं और किन तरीक़ों से वो जा सकता है, क्या क्या कर सकता है, अगर आप देखिएगा, ये अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं इसको ज़्यादा ना कह के इसको छोटा सा बताता हूँ कि अगर हमें नगर क्षेत्र से जो है लगाव है और अपने इलाके के लोगों से लगाव है, चोरगढ़ी हमारा जो नाम जो है, गांव जो है, हाँ बिल्कुल, वो इतना अच्छा नाम के लिए फेमस नहीं है और लोगों ने बदनाम कर रखा है। गांव बहुत अच्छा है। वहाँ का एक लड़का है, नाम रिजवान अहमद है, वो देखिए आज ऑस्ट्रेलिया में, और बेला से एक जो है वकार है वो ऑस्ट्रेलिया में है, साहिल है खान वो ऑस्ट्रेलिया में है। एक करके 2 होते हैं, फिर 20 हो जाते हैं, फिर 200 हो जाते हैं। बिल्कुल एक दिन में जो है आदमी का पूरा काम नहीं हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं, हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया है, हम उसको और अच्छे से तेज़ी से करना चाहेंगे। तो आपने कहा लोगों सपना था बाहर जाने का, देखिए पंजाब आज जो इतना तरक्की करा है, वो वहाँ के लोगों में एक उत्साह था, बाहर लोग गए, पढ़े लोग, तो पढ़ के उन्होंने अपने देश को जो है अच्छे से जो है सपोर्ट भी किया है, फैमिली को सपोर्ट किया है। तो अब तो एक पूरा विश्व, ये देखिए विपक्ष का भी ये सपना है कि विश्व जो है एक कुटुंब है। तो ये कुटुंब जब हम कहते हैं तो फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और सारे जो कंट्रीज़ हैं वो सब आ जाते हैं, और अल्लाह भगवान जो आपका वो एक है, और उसके फिर सारे एक ही कुटुंब हो गया। तो ये बात भी सही हो गई।
तो इसलिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो बाहर जाना चाहे जा सकता है, बहुत आसानी है। दिल्ली में, चंडीगढ़ में बहुत सारे एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, मैं उन्हीं को रेफ़र करूँगा क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ एडवाइस देने सर, का। क्या बाहर जाने के लिए कोई टेस्ट भी देना पड़ता है, ऐसा है? हाँ, एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, IELTS कहते हैं, PT कहते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बहुत आसान है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हमारे यहाँ के लोगों में जो है एक उत्साह होना चाहिए बाहर जाने के लिए, और बाहर जाके जो है कि आप अच्छी जॉब भी कर सकते हो, अच्छी एजुकेशन ले सकते हो, अपने देश वापस भी आ सकते हो। ऐसी बात नहीं है। आजकल तो फ़्लाइट से बहुत चल गई हैं, पहले तो फ़्लाइटें ज़्यादा लंबी फ़्लाइट हुआ करती थी, अब तो डायरेक्ट दिल्ली से फ़्लाइट जो है कि मेलबर्न की है, दिल्ली टू सिडनी है, बॉम्बे टू जो है मेलबर्न है, सिडनी है, तो फ़्लाइटें बहुत आसान हो गई हैं। और अब कहा कि एक कुटुंब एक हो गया है, ग्लोबली एक्सेस, मोबाइल फ़ोन है, आप फ़ोन पे आप फेस दे सकते हो, ज़ूम मीटिंग कर सकते हो, है ना, वीडियो कॉल कर सकते हो, पहले सुविधाएं नहीं थी, तो बहुत आसान हो गया, तो दुनिया खत्म सी हो गई है। तो ये मैं कहता हूँ कि हर उस माँ बाप की जो क्षमता रखता है, उसको अपने बेटे का सपना, जिसका सपना पूरा करना चाहिए, चाहे बेशक खेत बेच के कर्ज लेके ही क्यों ना हो, क्योंकि आप इन्हीं के लिए कर रहे हैं। अच्छी एजुकेशन दें अपने बच्चों को, मैं ये कहना चाहूँगा। हाँ, एजुकेशन के लिए। तो सर, जैसे हम अपने आगामी नगर विधानसभा के चुनाव की बात करें, तो नगर विधानसभा से कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट हैं जो बसपा के उम्मीदवार हैं, चौधरी खुर्शीद हैं, तो वो भी एक समान कम्युनिटी से आते हैं, और साथ में ऐसा माना जाता है कि बसपा का जो कोर वोट बैंक है वो दलित है, ठीक है। और पिछला जो चुनाव वाजिब अली जी ने जीता, वो बसपा के टिकट से ही जीता। तो क्या आप लोग ये जो दलित वोटर्स हैं, जो कहीं ना कहीं बसपा के कोर वोटर्स माने जाते हैं, क्या इनको साध पाएंगे इस बार? ये जो वोटों में सैन लगाने के लिए जो प्रक्रिया जारी है, क्या इसे रोक पाएंगे आप? देखो, दलित समाज जो है पिछले 5 सालों में उन्होंने ये देखा, उन्होंने वाजिब अली थी जो कि बसपा के कैंडिडेट थे पहले, तो उन्होंने जो है इस नगर की कामों के लिए उन्होंने जो है पार्टी जो है छोड़ी और कांग्रेस का दामन थामा, और जो वादे किए गए थे STC कम्युनिटी से, गांव के लोगों से, उससे ज़्यादा काम करके दिखाया है। तो अगर आपने मेरे को क्रिकेट में रन बनाने के लिए भेजा है, मैं 70 ला के आया हूँ, तो आप मेरे से नाखुश नहीं हैं। आप मेरे से खुश होंगे कि जो जिस और उनको उनको आज इस पे गर्व है कि उन्होंने वाजिब अली को जो है वोट दिया, पार्टी के माध्यम से वोट दिया, पर उन्होंने वाजिब अली को वोट दिया, उन्होंने काम किया है, बहुत खुश हैं, और हमने उनके काम भी किए हैं। वो हमेशा से वाजिब के साथ रहे हैं, उन्होंने समर्थन दिया है पूरी तरीके से, जो है वो वाजिब अली को वोट देंगे, क्योंकि वो भी काम का हिस्सा बनना चाहते हैं। यहाँ का जो दलित समाज है, ST समाज जो है, हमेशा से ही वो जो है, जो अच्छे लोग हैं उनको वोट देता आया है। उनका इस बार उन्होंने वाजिब अली को पूरा समर्थन दे रखा है। अब आप बात करेंगे पार्टी की, तो उनको पता है कि जो उनकी पार्टी जो है कि उम्मीदवार जो हैं, उनको इलाके से जो है सपोर्ट नहीं मिल रही है, कोई लोग उनके साथ नहीं हैं, तो वो उनको पता है कि मत का सही तरीके से कहाँ इस्तेमाल करना है और किसको देना है। जो वोट जो होता है वो एक तरीके का दान होता है, उनको पता है किसको देना है, जिसका सही इस्तेमाल कर सके। तो वो अपना वोट को ख़राब करना नहीं चाहेंगे, ना वो ख़राब करना चाहते हैं। आप अभी देखिए, किसी से पूछिएगा, वाजिब अली को वोट दे रहे हैं, उनको पता है। यहाँ पे आप देख, सीकरी के अंदर ऐतिहासिक जो है, पूरे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी जो है बाबा अम्बेडकर जी की जो है एक प्रतिमा लगाई गई है। उनकी प्रतिमा नहीं है, वो एक डेमोक्रेटिक जो हमारे संविधान के प्रतीक हैं, उनकी वो मूर्ति लगाई गई। लोगों का कहना है बाबा साहब जो है STC के ही नहीं है, वो सारे हमारे, आप जहाँ भी जाएंगे गवर्नमेंट के जो दफ्तर हैं, बाबा साहब की मूर्ति और पिक्चर इसलिए लगी होती है कि वो संविधान के पिता है, संविधान के जो है संविधान को लाने वाले हैं। तो हमने संविधान के लाने वालों को यहाँ पे सबसे आगे बिठाया है, और वो समझते हैं इस बात को। तो सारा जो है ST समाज जो है वाजिब के साथ है। सर, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नगर विधानसभा के चुनाव में जो सवर्ण हिंदू समाज है, वो कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका निभाता है। ऐसा कहा जाता है, इन शॉर्ट में आम भाषा में मैं कहूँ कि बाजार जिस तरफ झुका वो उसका बेड़ा पार है। तो जो सवर्ण हिंदू समाज की वोट्स हैं, क्या इस बार श्रीमान वाजिब अली जी कांग्रेस उनकी वोट्स को लेने में सफल हो पाएगा? नहीं, पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि जो पिछली बार भी जो है दोनों बाज़ारों ने वाजिब का बहुत अच्छा समर्थन किया था। इस बार तो जो है वो आगे उन्होंने उसका ट्रिपल चौपल आप समझिए जो है कि समर्थन करा है,
और बाजार जो है ये अच्छी बात है कि वही एक बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? उसको शांति चाहिए शहर के अंदर। वो देखता है कि काम किए कि नहीं किए हैं। जी। तो वो एक पढ़ा लिखा समाज होता है, बिजनेस होता है, उसका भी सपना है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स बने, एजुकेशन आए तो डेवलपमेंट होगा। उसका भी सपना है कि यहाँ रोड अच्छे हों, कट लगे, इंडस्ट्रीज़ आए, होटल्स बने, यहाँ पे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बने, यहाँ का एरिया पढ़ा लिखा लोग हो। तो बिजनेसमैन का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है, वो अपने पूरे कर्तव्य को अच्छे से निभा रहे हैं। और चाहे वो संत समाज, किसी समाज के लोग हों, उन्होंने वाजिब को लिए उन्होंने कह रखा है कि आप चिंता नहीं कीजिएगा, आप 25 तारीख को डब्बा देख लीजिएगा, जी वोटर्स आप जीते उससे ज़्यादा वोटों से हम आपको जिताएंगे। आपको इसलिए जिताएंगे, आपने वादा किया था अगर मैं वोट मांगने आऊँ तो मुझे वोट इसीलिए दीजिएगा, मैंने काम किया है, अगर काम नहीं किया मुझे वोट मत दीजिएगा। तो वाजिब अली ने काम किया है और उसके लिए जो है वो उनको भी इनाम देना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वो पार्टी की बात है, वैसे चीज़ें हैं या एक समुदाय के लोग हैं, इसलिए नहीं, वो काम को वोट दे रहे हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं आपसे बात करके हमें ये पता लगा कि वर्तमान का जो चुनाव है वो ना तो जाति के नाम पर, ना धर्म के नाम पर, ना किसी अन्य मुद्दे को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर लड़ा जाएगा। जी हाँ। और इसी मुद्दे को लेकर आप लोग जनता जनार्दन के बीच जाएंगे और उनसे दोबारा समर्थन की अपील करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो मैं उन सब लोगों को, वोटरों को बधाई देना चाहूँगा जो सिर्फ नगर में ही नहीं और भी जो भी विधानसभाएं हो, जिसने काम किया हो उसको वोट दें, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जिसने काम किया हो उसको वोट दें। और आप देखा अशोक गहलोत जी ने काम किए हैं, उनके हाथ को मजबूत करें, उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए राजस्थान सरकार का। जी। तो सर आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार।